बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। धर्मांतरण रैकेट के सरगना कहे जाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर नई जानकारी सामने आई। छांगुर बाबा के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट्स के बारे में पता चला है। 5 बैंक अकाउंट्स की डिटेल से खुलासा हुआ है कि बाबा के विदेशों में एजेंट फैले हुए हैं। विदेशों में खोले गए बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी को मिली है। शारजा, दुबई, यूएई में भी जलालुद्दीन ने बैंक खाते खोले थे। ईडी जानकारी जुटा रही है कि इन खातों के जरिए आखिर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और किन खातों से लेन देन हुए हैं, यह पता लगाने की कोशिश इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कर रही है। छांगुर बाबा के खातों की डिटेल्स ईडी को मिल गई है कि आखिर इसके कहां-कहां बैंक अकाउंट्स थे विदेश में। और छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। छांगुर के सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। छांगुर और नवीन को कस्टडी में लेगी ईडी और नवीन के खातों में अवैध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई होगी। 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन को लेकर यह पूरी पूछताछ होनी है। दोनों आरोपियों की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन देगी ईडी और लखनऊ कोर्ट में कस्टडी के लिए याचिका देगी ईडी। और अब आपको छांगुर बाबा पर हुए पर्दाफाश की पूरी डिटेल बता देते हैं। दरअसल दुबई, यूएई और शारजा में छांगुर बाबा के 5 बैंक खाते होने की जानकारी सामने आई है, जिनसे अवैध ट्रांजैक्शन की जांच की जाएगी। वहीं छांगुर के करीबी सहयोगी नवीन के खाते में भी करीब 50 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन का पता चला है, जिसके बाद ईडी ने अपनी कस्टडी में इसे लेने की तैयारी शुरू कर दी। ईडी लखनऊ कोर्ट में रिमांड के लिए याचिका भी दायर करने वाली है। छांगुर को अपने शिकंजे में लेकर ईडी विदेशों में लेन देन की जानकारी लेने की करेगी कोशिश। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार इस खबर को, इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। छांगुर बाबा के बारे में कई नई जानकारियां तकरीबन हर रोज सामने आ रही हैं। जितेंद्र, अब इसके एक सहयोगी नवीन के बारे में भी पता चला है कि 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट्स के जरिए भी हुआ है। यह शख्स कौन है, क्या और पता चला है इस पूरे केस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए छांगुर बाबा भले ही अरेस्ट हो गया हो, लेकिन जांच एजेंसियों को पूरा यकीन है कि इस खेल के पीछे विदेशी तार जरूर हो सकते हैं। और अब जिस तरीके से ईडी ने अपनी तफ्तीश के दौरान 5 विदेशी बैंक अकाउंटों के बारे में पता चलाया, जिसमें तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा का मनी ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसको लेकर अब ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उधर एटीएस ये जानने की कोशिश कर रही कि आखिरकार ये जो बैंक अकाउंट थे वो किसके नाम से थे कि या फिर किस कंपनी के नाम से खोले गए थे। इसके अलावा विदेशों से जो लगातार फंडिंग हो रही थी, खास तौर से जितने भी अरब कंट्रीज हैं, वहां पर वो कौन लोग हैं जो छांगुर बाबा को लगातार फंड भेज रहे थे, करोड़ों रुपए भेज रहे थे। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का ये जो खेल है, अब इसके जो तार है वो देश के तमाम राज्यों के अलावा विदेशों से सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कौन है विदेश में बैठे रहनुमा जिनके इशारे पर छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अंदर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा था और फिर इस कवायद में जुटा हुआ था। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और छांगुर के मुंशी हरजीत कश्यप ने एफआईआर दर्ज कराई है, यह अभी की अहम जानकारी है। और हरजीत का आरोप है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ बयान देने के बाद उसके गुर्गों ने मारपीट की। मरवा के फेंकवा दूंगा, 24 घंटे में अपना बयान वापस ले लो लखनऊ जाकर के। ये सीधी धमकी छांगुर बाबा के गुर्गों ने हरजीत कश्यप को दी। हरजीत छांगुर का मुंशी है, जिससे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर पूछताछ की थी। हरजीत का कहना है कि उसने छांगुर के खिलाफ बयान दिया था, जिससे नाराज बाबा के गुर्गों ने रास्ते में घेर कर गाली गलौज और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। 7 तारीख को सुबह करीबन 9:30-10 के बीच में हम जा रहे थे दवा लेने के लिए गरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है। रास्ते में ये लोग हमें उतरौला तहसील से पहले डुमरियागंज रोड पर 3 लोग मिले, रियाज मोहम्मद अहमद और ये नवाब, ये सब मिल करके जो है 4-5 गालियाँ दिए, एक थप्पड़ भी मारा मुझे रियाज ने, लेकिन मैं 3 थे इसलिए मैं जो है चुपचाप चला गया। छांगुर के गुर्गों की वारदात के हफ्ते भर बाद 15 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।
और रिमांड के दौरान धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने 4 अफसरों के भी नाम बताए हैं जो उसके मददगार थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस के शिकंजे में आने के बाद एक एक करके राज खोल रहा है। छांगुर बाबा ने यूपी के कई अफसरों के नाम बताए हैं जो जबरन धर्मांतरण में उनका साथ दे रहे थे। ऐसे 4 अफसरों के नाम छांगुर बाबा ने बताए। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को एक गोपनीय जांच में कई अफसरों के नाम मिले हैं। 2019 से 24 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जो छांगुर के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा ने रिमांड के दौरान एटीएस को कई अफसरों के नाम बताए हैं। एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां अब अफसरों के नामों की तस्दीक कर रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने सिर्फ फंसाने के लिए अफसरों का नाम लिया है या फिर उनकी वाकई में कोई भूमिका है। बहरहाल छांगुर और उसका साथ देने वाली नीतू उर्फ नसरीन दोनों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही। खबर है कि आज शाम 6 बजे तक दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, छांगुर ने धर्मांतरण के साथ साथ विदेशी फंडिंग भी पाई है। ईडी उसके 18 बैंक खातों की तलाश कर चुकी है। इसमें 68 लाख रुपए की रकम पाई गई है। 12 खातों की तलाश अब भी जारी है। छांगुर बाबा पर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमा करने का आरोप है। और धर्मांतरण के आरोपों पर छांगुर बाबा का पहला बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बेकसूर हूं, मैं कुछ नहीं जानता। छांगुर बाबा ने ये बात कही है। लखनऊ में छांगुर का मेडिकल कराया गया है। छांगुर के सहयोगी नसरीन का भी मेडिकल कराया गया है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कराया गया है ये मेडिकल। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है। और छांगुर बाबा आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था। एटीएस की जांच में यह पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। एटीएस की एफआईआर की कॉपी में छांगुर पर आतंकी कैंप चलाने का भी जिक्र किया गया है। ये एटीएस की एफआईआर की कॉपी है जिसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का जिक्र किया गया है। एफआईआर में बलरामपुर के ट्रेनिंग सेंटर को आतंकी कैंप की तरह चलाने का आरोप है। ये बात एफआईआर के पहले पेज में ही लिखी गई है। ये भी कहा गया है कि नेपाल सीमा से सटे गांवों में छांगुर धर्मांतरण के अड्डे खोलना चाहता था, जहां उसने इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक टीम भी तैयार कर ली थी। सीमावर्ती जिलों में वो तकरीर के बहाने जलसों में पर्चे बांटकर ये जानने की कोशिश करता था कि सीमावर्ती युवाओं की सोच कैसी है। उनकी सोच के आधार पर वो जिहाद की कोशिश में जुटा था। इसके लिए वो पैसे का लालच देकर युवाओं की बड़ी फौज तैयार कर रहा था। खबर है कि छांगुर को विदेश से फंडिंग मिलती थी। उसी फंड से उसने मजगंवा गांव में दारुल उलूम गुफा नाम से मदरसे का निर्माण कराया, जहां गरीब हिंदू और मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक और देश में कट्टरता फैलाने की शिक्षा दी जाती थी। छांगुर के मदरसे में विदेशी नागरिकों की भी आवाजाही होने का दावा किया गया है। इनमें कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों को भी आर्थिक मदद दिए जाने के प्रमाण मिले हैं। एफआईआर में इस पूरी साजिश के पीछे बड़े आतंकी नेटवर्क का शक जताया गया है। देश भर में बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। भयंकर तबाही इससे मची हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर प्रयागराज तक हालात बद से बदतर हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दरकने की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। देहरादून में नदी नाले उफान पर हैं, जहां अचानक बड़े जलस्तर ने एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ड्राइवर को बचा लिया गया है। वहीं आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लेटे हनुमान मंदिर में गंगा और यमुना का पानी गर्भगृह तक पहुंच गया है। पंजाब का जीरकपुर हो या फिर असम का डिब्रूगढ़, सब तरफ बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देश में बाढ़ बारिश के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। और भारी बारिश के बाद जम्मू के उधमपुर में लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। धार रोड पर दुधर नाला के पास लैंडस्लाइड हुई है। 1 घंटे तक रास्ते पर लगा रहा जैम। सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें यहां पर नजर आई। तस्वीरें आप देखिए, ये ताजा लैंडस्लाइड। 1 घंटे तक इसकी वजह से रास्ता जैम रहा। धार रोड पर दुधर नाले के पास का ये इलाका है जहां लैंडस्लाइड हुई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, और लैंडस्लाइड के बाद देखिए कैसे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें नजर आ रही। रास्ता ब्लॉक।
और धौलपुर से खबर है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। मनिया क्षेत्र में 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। तस्वीर राजस्थान के धौलपुर की है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेन सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। 1 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने मनिया इलाके को पानी पानी कर दिया, जिसके बाद से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मनिया कस्बे में तेज बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इलाके के बाजार और गली मोहल्लों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दुकानों में पानी घुसने से व्यापार भी प्रभावित हुआ है। वहीं नेशनल हाईवे 44 पर भी जल भराव के कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। मुख्य बाजार और हाईवे पर 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मांगरोल रोड, फूलपुर रोड और तहसील रोड पर भी जल भराव हुआ, जिससे नेशनल हाईवे की तस्वीर तालाब जैसी नजर आई। हाईवे पर इसके चलते घंटों जाम लगा रहा। 15 जून को मानसून के आने के बाद धौलपुर में नदियां, तालाबों और बांधों में पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जिले से गुजरने वाली चंबल, पार्वती और उद्गम नदियां उफान पर हैं। राजस्थान के धौलपुर से खबर है, जहां जिले में बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नदी पर बनी पुलिया ही पानी में डूब गई है। लगातार बारिश के बीच राजस्थान के धौलपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं। इसी वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वीडियो राजाखेड़ा इलाके का देखिए, जहां पार्वती नदी की पुलिया पर 3 फीट तक पानी भर गया। पानी तेज रफ्तार से गुजरता दिख रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इस तेज रफ्तार पानी के बीच ही आवाजाही करने को मजबूर हैं। यही नहीं, लोग अपने साथ अपनी बाइक को भी इसी तेज रफ्तार पानी के बीच में खींचकर दूसरी तरफ ले जाते नजर आए। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा कि कोई भी शख्स बहाव के साथ बह सकता है, लेकिन वैकल्पिक रास्तों की कमी की वजह से लोग इसी पुलिया से आवाजाही करने को मजबूर हैं। खबर यह भी है कि आसपास के 7 गांव में आवाजाही का यही रास्ता है। ऐसे में जिन लोगों का घर से बाहर निकलना जरूरी है, वो यहीं से गुजरने को मजबूर हैं। भले ही प्रशासनिक अधिकारी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहे हों, लेकिन धौलपुर की इस पार्वती नदी के पास कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद ही नहीं दिखा। साथ ही किसी ने लोगों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। ऐसे में उफनती नदी का ये पानी किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकता है। धौलपुर जिले में ही एक दिन में 3 लोग पानी में बह गए, जिनकी तलाश में SDRF की टीम भी जुटी हुई है। और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक पुल के ऊपर बह रहे पानी को पार करते समय एक बाइक सवार पानी में बह गया। क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हैरान करने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है, जहां बाइक सवार युवक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिया के ऊपर तेज बहाव से पानी बह रहा था। थोड़ी दूर आते ही उसने बाइक का संतुलन खो दिया और बाइक समेत पानी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब यह घटना हुई उसी वक्त एक युवक भागता दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइक सवार ये युवक पानी के तेज बहाव में बहता जा रहा है। काफी दूर तक वो बाइक के साथ बहता रहा। बाद में उसने खुद को संभाला और तैरकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि डिंडोरी के देवरा गांव के पास एक कटोरा नाला है, उसके ऊपर पुलिया बनी हुई है। भारी बारिश के बाद पुलिया के ऊपर पानी का तेज बहाव है। लोग इस पुलिया से गुजरने से डरते हैं, लेकिन ये युवक लोगों के लाख समझाने के बाद भी नहीं माना और कटोरा नाले पर बनी पुलिया को पार करने की कोशिश करने लगा और इस दौरान यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पुलिया के ऊपर तेज बहाव में पानी बह रहा है, उसके बाद भी लोग इसके ऊपर से वाहन ले जा रहे हैं। ऐसे में कभी भी किसी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है, फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसी हिमाकत कर रहे हैं। और बिहार के बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही जमीन का कटाव भी शुरू हो गया है। इस घटना से लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं, जहां गंगा नदी रौद्र रूप में है। आप देख सकते हैं यहाँ कटाव जारी है। एक पेड़ देखते ही देखते गंगा नदी में समा गया। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें गंगा नदी में जमीन धंसती जा रही है, मिट्टी कटकर गंगा में समाती जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दियारा क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने के साथ साथ कटाव भी शुरू हो चुका है। लगातार हो रहे कटाव से गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। इन्हें फिर से अपनी जमीन गंगा में समाने का डर सताने लगा है। कटाव होने से लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है।
हर दिन 200, 300, 400 मीटर कटाव हो रहा है, जो काफ़ी भयावह स्थिति अब बनी हुई है। लेकिन जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सक्रियता दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई अधिकारी इस क्षेत्र में उनका हाल लेने नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि अगर इस दिशा में कोई स्थायी कार्य जल्द नहीं शुरू किया गया तो इस गांव की जमीन देखते ही देखते गंगा में समा जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड भी हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो नेशनल हाईवे 707 का है। जिस जगह पर पहाड़ों से मलबा गिर रहा है वो हिमाचल के सिरमौर जिले में पावटा साहिब और शिलाई के बीच मौजूद है। पहाड़ों से इतना ज्यादा मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया कि सड़क का बड़ा हिस्सा ही तबाह हो गया। लैंडस्लाइड थमने के बाद भी हालत देखिए, नेशनल हाईवे पर दूर दूर तक मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक है। लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा कि मलबा हटाने में लंबा समय लग गया। मलबे के दोनों ओर गाड़ियों का जाम, गाड़ियों में रखे खाने पीने के सामान भी खराब होने का डर किसानों को सता रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हर साल होने वाले लैंडस्लाइड की वजह कंपनीज द्वारा रात के अंधेरे में अवैज्ञानिक तरीके से ब्लास्टिंग है, जिसकी वजह से पहाड़ों के दरकने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले हिमाचल के मंडी में भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इसी वजह से स्टेट हाईवे पर आवाजाही को रोकना पड़ा। मंडी के इस स्टेट हाईवे पर कुछ दिनों में कई बार लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पर ब्रेक लग गई है। और उत्तराखंड के देहरादून में पानी के बीच से गुजरना एक कार सवार के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ, इससे जुड़ी हुई आपको हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वीडियो उत्तराखंड के देहरादून का है, जहां कटा पत्थर इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। उफनते नालों के बीच इस कार सवार ने अपनी गाड़ी को निकालने की गलती की, जो इसके लिए खतरनाक साबित हुई। पानी के तेज बहाव में ये अपनी गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाया और देखिए कैसे पानी के तेज बहाव में फंसकर बहने लगा। गनीमत रही कि कार बहकर ज्यादा दूर नहीं गई और थोड़ी दूर बहकर जाने के बाद किनारे पर जाकर अटक गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए कार सवार को गाड़ी से बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। उत्तराखंड में तेज बारिश के बीच प्रशासन लोगों से लगातार उफनती नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन प्रशासन की अपील को नजरअंदाज कर रहे हैं कुछ लोग, जिसके चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इस तरह की उफनती नदी कुछ लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट का काम भी कर रही है। सेल्फी लेने के चक्कर में कुछ लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देहरादून के कैंचीवाला इलाके में बरसाती नाले के बीच 3 युवक पानी के बीच फंस गए। उन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मुश्किल से बचाया। और उत्तराखंड के रुड़की और हरिद्वार से भी हादसों के वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां कुछ श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान के दौरान पानी में फंस गए। वीडियो रुड़की के रविदास घाट का है, जहां दिन के समय हादसा हुआ। गंगा नदी में स्नान करने वाले एक कांवरिये का बैलेंस बिगड़ा और वो पानी में डूबने लगा। शोर शराबा सुनकर मौके पर तैनात पीएससी के तैराक दल की टीम पानी में कूद गई और सभी ने मिलकर पानी में बह रहे कांवरिये को बाहर निकाला। जिस कांवरिये को बचाया गया वो दिल्ली का रहने वाला है। हादसे के वक्त मौजूद लोगों ने हादसे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसे बार बार देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही उत्तराखंड के हरिद्वार में हादसे का ये वीडियो सामने आया था, जहां गंगा घाट पर स्नान करने गया एक परिवार पानी के बीच फंस गया। परिवार के 5 लोग नहाने के लिए गंगा नदी में उतरे थे, जो बहाव में फंसकर बहने लगे। हादसे वाली जगह पर उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ के जवान मौजूद थे, जिन्होंने सकुशल इस परिवार को पानी से बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस ने ही जारी किया है। उत्तराखंड में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से गंगा नदी में स्नान के दौरान हादसों की संभावना बढ़ गई है। इसी वजह से घाटों पर आसपास रेस्क्यू टीम की तैनाती की गई है। बंगाल का पश्चिमी मेदिनीपुर जिला इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। घाटाल इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। पिछले कई दिनों से पश्चिमी मेदिनीपुर का घाटाल इलाका बाढ़ में डूबा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जलस्तर पिछले कुछ घंटों से बढ़ने लगा। कई दिनों से घरों में फंसे लोग नाव की मदद से आवाजाही कर रहे हैं। बारिश का दौर जारी है, ऐसे में कहा ही नहीं जा सकता कि कब तक हालात सामान्य होंगे। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते घाटाल इलाके में जल भराव की समस्या और ज्यादा गहरा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं। Situation is under control, but it is a wait and watch game. We are expecting more rains in the upper catchment area that might affect the flood situation in Ghatal and downstream areas. So we are fully prepared for any adverse issues.
हालात को देखते हुए राहत शिविरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। दो दिनों की बारिश के बाद राजस्थान के पाली में रिहायशी इलाकों में भारी जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए। वीडियो पाली के रिहायशी इलाके का है, जहां पर तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आ रहा है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सड़कों पर रखा सामान पानी के साथ बहने लगा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में पलट गई। सामान संभालने की कोशिश कर रहे कुछ लोग भी पानी के तेज बहाव के साथ बहने लग गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने पकड़कर बाहर निकाला। पाली जिले की अधिकतर कॉलोनियों का यही हाल है। मुख्य सड़कों पर पानी भरा है और लोग इसी में आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। सड़क का पानी कई घरों में भी भर गया। पाली जिले में 2 दिनों से इसी तरह का जलभराव देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि स्थानीय पार्षद को समस्या की जानकारी है, लेकिन सालों से समस्या का समाधान नहीं हो पाया और बारिश के दिनों में लोग जलभराव की इन्हीं समस्याओं के बीच समय काटने को मजबूर हैं। पाली, कोटा, जयपुर समेत राजस्थान के 28 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में इस मानसून सीजन में अभी तक सामान्य से 102% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। उत्तराखंड और दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का प्रभाव अब प्रयागराज में भी साफ दिखाई देने लगा है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात यह है कि शहर के रिहायशी इलाकों तक में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। नगवा सुकी, छोटा बघाड़ा, सलोरी, दारागंज और कछारी जैसे निचले इलाकों में पानी भरने लगा है, जबकि अभी गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं। दोनों नदियों का डेंजर लेवल 84.73 मीटर निर्धारित है। आने वाले दिनों में अगर पानी बढ़ा तो कुछ और इलाकों तक पानी पहुंच सकता है। इन इलाकों में पानी बढ़ने से यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रयागराज के इलाका भी इस एरिया में बघाड़ा, सलोरी ये सब हाँ पर पहुँचने ही वाला है। 1-2 दिन के अंदर बघाड़ा और सलोरी के ऊपर पानी पहुँच जाएगा। गंगा के जमुना के जलस्तर बढ़ने से यहाँ नागवासी के किनारे किनारे लगभग 300-350 घर प्रभावित होते हैं। इधर बगल में छोटा बघाड़ा है, वहाँ पे भी कम से कम हजारों घर प्रभावित होते हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे एक्टिवेट मोड में रखा गया है, जहाँ से हर इलाके की निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम में जल निगम, जलकल, स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है। बिजली विभाग ने कई संवेदनशील इलाकों में एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, आसाम में राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला। यहां के मुख्यमंत्री खुद को राजा समझते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में डर है। हिमंता जानते हैं कि कांग्रेस उन्हें जेल में डलवा देगी। हिमंता को भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा, ये कहा है राहुल गांधी ने। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। राहुल गांधी के जेल भेजने वाले बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिमंता ने कहा, राहुल भूल गए वो खुद जमानत पर हैं। देश भर में दर्ज कई मुकदमों में राहुल बेल पर हैं। असम के मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है राहुल गांधी पर और उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट में कि राहुल भूल गए कि वो तो खुद ही जमानत पर हैं।
देश भर में उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। वो तो बेल पर हैं। असम की मेहमान नवाजी का आनंद लेने की बात वो अपने इस पोस्ट में कर रहे हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अपने असम दौरे में राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट की जांच का मुद्दा भी उठाया। कामरूप में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें करोड़ों गरीबों और कांग्रेस और आरजेडी के वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। जो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं वो असम में भी करेंगे। चुनाव आयोग और बीजेपी एक हो गए। चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, ये कहा है राहुल गांधी। उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। और ओडिशा के बालासोर में छात्रा के आत्मदाह के मामले पर विधानसभा के बाहर बीजेडी ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने पीड़ित छात्रा के पिता से फोन पर बात की। विरोध प्रदर्शन, हंगामा, पानी की बौछार की तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग बालासोर फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की एक छात्रा की मौत से गुस्से में हैं। बीजेडी कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर ओडिशा विधानसभा के बाहर हंगामा किया और गिरफ्तारी दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आत्मदाह करने वाली लड़की के पिता से फोन पर बात की। राहुल ने मृतका के परिजनों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके परिवार के साथ है। मेरे बेटी के जो आत्म बलिदान की लड़ाई में वो भी मेरे साथ है। मेरा दुख पे अपना समदुखी जना कह रही है। आपको बता दें कि 20 साल की एक छात्रा ने शिक्षक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली थी। और महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं की मराठी एकता के बीच एकनाथ शिंदे ने दलित दांव खेला है। निकाय चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे और रिपब्लिक सेना के बीच गठबंधन हुआ है। शिवसेना शिंदे के साथ रिपब्लिक सेना के एक मंच पर आ जाने से राजनीति में क्या बदलाव होगा? TV9 संवाददाता जयप्रकाश की ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और आनंद राज आंबेडकर की पार्टी रिपब्लिक सेना एक साथ यहां पर मिलने जा रही है। मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, नासिक महानगर पालिका, मीरा भाईंदर, वसई विरार और इसके अलावा सोलापुर, मराठवाड़ा और विदर्भ में जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं, सब में इस गठजोड़ का फायदा कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी को जरूर मिलेगा। शिवसेना इससे और मजबूत होगी। माननीय आनंद राज आंबेडकर इन्होंने एकनाथ शिंदे साहब उनके साथ में युति करके बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं नीला झंडा और भगवा झंडा दोनों मिला हुआ है और कहीं ना कहीं एक जो बैनर्स हैं उसे भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको। बड़ी संख्या में यहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं और यहाँ पर आनंद राज आंबेडकर जो बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं, उनका गठबंधन, उनकी जो रिपब्लिक सेना है उनका गठबंधन शिवसेना के साथ हो रहा है। और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो अब अपने साथ में आनंद राज आंबेडकर की रिपब्लिक सेना की पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़वाएगी। और विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हाल के दिनों में पुणे और भिवंडी में जाली नोट जब्त किए गए। पुणे में 1 मई 2025 को 28 लाख के जाली नोट बरामद किए गए। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भिवंडी में ठाणे क्राइम ब्रांच ने 3 मई को रेड की थी।
उस वक्त 30 लाख के जाली नोट बरामद हुए थे। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र में विपक्षी विधायकों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया है। विधायकों ने विधानसभा परिषद में नारेबाजी की है। आखिर मसला क्या था, इस रिपोर्ट में जानिए। विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो महाराष्ट्र विधानसभा का है, जहां एमवीए विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी की निगाहें इन विधायकों की वेशभूषा पर टिकी रही। विपक्षी विधायकों ने अपने कपड़ों के ऊपर बनियान और गमछे लगा रखे थे। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायक गुंडाराज और चड्डी बनियान गैंग हाय हाय के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ था, जिन्होंने 8 जुलाई को आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन के एक कर्मचारी से मारपीट की थी, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सरकार और विपक्ष दोनों ने ही संजय गायकवाड़ की आलोचना की थी। शिवसेना यूबीटी के विधायक ने खराब खाना देने की वजह बताते हुए मारपीट को सही बताया था। वीडियो में गायकवाड़ बनियान और कमर में तौलिया लपेटे हुए कैंटीन ठेकेदारों से मारपीट करते देखे जा सकते हैं। वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से शिवसेना के विधायकों को चड्डी बनियान गैंग का नाम दिया गया। और अहम खबर है, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। महाराष्ट्र में बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर चुनाव जीती, बिहार में भी वही कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश नाकाम साबित होगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सीएम। कोलकाता में ममता बनर्जी ने आज एक मार्च निकाला। आपको हमारे संवाददाता रवि दत्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ममता बनर्जी के सर पे उतारना बीजेपी ये इशू ममता के हाथ में दे चुकी है। 2026 के पहले ममता बनर्जी बीजेपी जो अलग अलग स्टेट पे जहाँ पे बीजेपी है, उस राज्यों पे जहाँ पे माइग्रेंट लेबर जो है उनको जिस कदर बांग्ला बोलने पे बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, ये मुद्दा ममता बनर्जी 2026 के पहले जिंदा रखेंगे। आज सड़कों पे उतरते हुए यहाँ पे ममता बनर्जी है, यहाँ पे अभिषेक बनर्जी है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर है, नेता है, वो यहाँ पे है और वो यही दर्शाना चाह रहे हैं कि 21 जुलाई से पहले 2 दिन और बाकी है ममता बनर्जी का रैली का। उसका पहले ममता बनर्जी का ये रैली, ममता बनर्जी ये दर्शाना चाह रही है कि वो बंगाल जी अस्मिता है उसके पक्ष में है। ममता बनर्जी यहाँ पे जो रैली कर रहे हैं 2026 के पहले यही उनका इशू बन जाएगा बीजेपी। बिहार निर्वाचन आयोग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया है। क्रांति प्रकाश और नीतू चंद्रा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में खाली शिक्षक के पदों की भर्ती को लेकर आदेश दिया है। खाली पदों को भरने के लिए TRE-4 परीक्षा कराने का आदेश दे दिया गया है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार हमारी है, हम अपनी सरकार के लिए जनता का जो सेवा भाव से जो काम करना चाहते हैं, 24,000 करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा तो निश्चित रूप से उससे जनता का लाभ होने है। वो काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम आज काम करने आए हैं। और जो हमारे विपक्षी साथी हैं वो इसलिए बेचैन है कि काम क्यों हो रहा है। तो भैया आपके समय में महात्मा गांधी सेतु पे एक ब्रिज बना हुआ था, आज हमारे समय में आधा दर्जन ब्रिजेज हैं, तो जनता को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो पैसा कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं लोन कंपोनेंट से, रेवेन्यू मॉडल से आता है। तो इसके लिए तो हम काम करके ना लोन ले रहे हैं, कोई काम को करके चारा घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। ये नकलची सरकार है। चूँकि नीतीश जी अचेत हैं, 4 कांधाधारी नकल कर रहा है तेजस्वी जी का, तो नकल में भी अकल चाहिए ना, अकले नहीं है। बिहार का प्रत्येक व्यक्ति 25,000 का कर्जदार है जो पैदा लेता है, ये आंकड़े हैं। और 16,000 करोड़ रुपया फ्री मांगे RBI से, गुहार लगाए हैं जो अभी तक का अधिकतम है।
और सहारनपुर के एडीएम प्रशासन पर एसपी सांसद इकरा हसन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इकरा का आरोप है कि वो जब एडीएम दफ्तर में समस्या लेकर पहुंची तो एडीएम संतोष बहादुर ने उनसे अभद्रता की है। इकरा के मुताबिक जब उन्होंने आपत्ति जताई तो एडीएम ने कहा कि ये उनका कार्यालय है और यहाँ उनकी मर्जी चलेगी। इकरा ने इसकी शिकायत मंडलायुक्त और मुख्य सचिव से की, जिसके बाद मामले की जांच जिला अधिकारी को सौंपी गई। आरोप लगाया गया है कि ऑफिस में उनके द्वारा कहा गया कि गेट आउट, तो ये न तो संभव है। मैं लोक सेवक हूं और अपनी सीमा को जानता हूं। सरकार के द्वारा भी बार बार माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पत्रों का हो चाहे भाषा शैली का हो, बार बार निर्देश दिया जाता है और हम लोग उसी के अनुकूल व्यवहार भी करते हैं। और मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज पीएम धन धान्य योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया, सुनाते हैं आपको। किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आए, कई उस सीरीज में फैसले लिए गए। उसी सीरीज में आज एक नया कार्यक्रम अप्रूव हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दूसरा, एनटीपीसी को रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। और तीसरा, एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने का बड़ा एक अधिकार दिया गया है। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बड़ी खबर आ रही है फौजा सिंह हिट एंड रन केस में। जानकारी है कि आरोपी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अमृतपाल को भेजा गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, फौजा सिंह हिट एंड रन मामले में बड़ी जानकारी ये देख रहे हैं आप। आरोपी को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। फौजा सिंह को लेकर सीसीटीवी जारी हुआ था, जहां पर वो वॉक कर रहे थे और इसी दौरान एक कार ने उनको हिट किया, और जिसके बाद अब वो आरोपी जिनसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, इसका नाम अमृतपाल है। और हरियाणा के नूह में एक लड़की को मनचलों ने शराब की बोतल से ऐसा मारा कि उसके 3 दांत टूट गए और 35 टांके लगाए गए। इस मामले में 5 दिन बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। 5 दिनों से ऐसे ही बेड पर पड़ी ये है दीपाली सिंह। चेहरा बुरी तरह से घायल है। उसे 1-2 नहीं बल्कि कुल 35 टांके लगे हैं। परिजनों के मुताबिक दीपाली 12 जुलाई की शाम इसी स्कूटी से दूध लेने गई थी। लौटते वक्त कुछ बाइक सवार मनचले उसके आगे लहराकर बाइक चला रहे थे। दीपाली ने बाइक ठीक से चलाने को कहा, जिस पर उन्होंने शराब भरी बोतल से ऐसा मारा कि उसके 3 दांत टूट गए और 35 टांके लगाने पड़े। सर ऐसी है उसकी, उसका ना तो कुछ खाया जा रहा, ना पिया जा रहा, ना बोला है, सिर्फ उसके मुंह में पानी डाल देते, पानी चला जाता है या कोई जूस चला जाता है। परिजनों का कहना है कि अभियुक्त अब तक पकड़े नहीं गए हैं। उनके खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज करने में भी पुलिस ने लापरवाही की। 13 तारीख को भी कल भी आए थे जांच पड़ताल के लिए, लेकिन एप्लीकेशन का फॉर्म आज मिला था, ये एफआईआर का पर्चा नहीं मिला था। कितने संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई से? अब जब तक हमें कुछ नहीं हो जाता तब तक कुछ भी संतुष्टि नहीं है। अभी परिजनों के मुताबिक वारदात के बाद कुछ लोगों ने मनचलों को आपस में कहते सुना, राहुल भागो, अभियुक्त की तलाश की जा रही है। और उत्तराखंड में स्कूलों की प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी गूंजेंगे। सरकार ने इसके आदेश दिए हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो संविधान से बंधे हुए होते हैं, संविधान की शपथ ग्रहण की होती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं तो एक तरह से वो संविधान की जो शपथ ली है उसका उल्लंघन करते हैं। ये धामी जी आपके ऊपर सवाल है, आपकी सरकार के आने के बाद से हुआ, हमारे सरकार तक तो ये सब कुछ होता था। लेकिन ध्यान भटकाने वाले धामी जी, ये बताइए कि आपके मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जो बात कहते हैं कि स्कूलों में श्लोक पाठ कराएंगे, उनसे ये तो पूछ लीजिए कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे मदरसों में, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में। आप
अपने नए नए ऑर्डर ला रहे, पहले बच्चे ले आइए फिर ये ऑर्डर भी ले आइए। समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए, हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड की नई जल नीति लागू कर दी गई है। दिल्ली को 8 जल सेवा जोन में बांटा जाएगा। हर जोन में एक निजी ऑपरेटर को जिम्मेदारी दी जाएगी। जल आपूर्ति सीवरेज नेटवर्क देखेगा ये निजी ऑपरेटर। 24 घंटे पानी की आपूर्ति ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी। और दिल्ली से खबर आ रही है जहां रेखा गुप्ता सरकार का एक और बड़ा फैसला, बिना अनुमति मंत्रियों विधायकों की बैठक में नहीं जाएंगे अधिकारी। डीएम, एडीएम, एसडीएम को लेनी होगी अनुमति। 48 घंटे पहले मुख्य सचिव ने लेनी होगी अनुमति उनसे। और आदेश में कहा गया है कि अफसरों को अक्सर बार बार बैठकों में बुलाया जाता है, जिससे जरूरी काम प्रभावित होता है। और सीलमपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सद्भावना कैंप लगाया है। सीलमपुर से गुजर रहे कांवड़ियों पर विधायक समेत मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की और फल बांटे। शिव भक्त कांवरिये दिल्ली पहुंचने लगे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में कांवरियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भी मौजूद थी। आतिशी ने सद्भावना कैंप का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद की ओर से लगाए गए सद्भावना कैंप के पास जैसे ही कांवरिये पहुंचे, लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। दिल्ली वाले सब धर्म के, सब जाति के, सब भाषा बोलने वाले एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जो गंदी राजनीति करना चाहते हैं, वो आपस में जो समाज में प्रेम है, सद्भाव है, उसको तोड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे। आज ये सद्भावना बहुत बढ़िया। मुस्लिम समाज इस कैंप को रन करता है। मेरे पिताजी 93 में एमएलए बने थे जब। और बात अब करते हैं कानपुर सीएमओ विवाद मामले की। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सीएमओ हरिदत्त नेमी का निलंबन वापस लिया है। ये कॉपी कोर्ट के आदेश की है, जिसमें देख सकते हैं कि कानपुर में सीएमओ हरिदत्त नेमी का निलंबन रद्द किया गया है। नेमी को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है। वहीं विवाद के बाद तैनात किए गए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को हटाकर उन्हें वापस श्रावस्ती भेज दिया गया है। डीएम जितेंद्र प्रसाद सिंह से विवाद के बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया था। 27 दिन पहले डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच चले गए थे। हाईकोर्ट ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी का निलंबन रद्द कर दिया। उसके बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी कानपुर ऑफिस पहुंचे और वहां सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए। 2 दिन तक जमकर ड्रामा चला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। निलंबन पर जब कोर्ट के आदेश की तामील नहीं की गई तो डॉक्टर हरिदत्त नेमी सोमवार को एक बार फिर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने अब 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। इससे पहले राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई और स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से तबादला निरस्त करने का निर्देश जारी कर दिया गया। और धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अवैध धर्मांतरण पर संशोधित कानून का यह मामला है। कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा प्रावधानों में अस्पष्टता की वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट का मामला सामने आया है। प्रोफेसर महबूबाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी लगाई है फटकार। मीडिया पोस्ट की जांच गलत दिशा में क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। प्रोफेसर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महबूबाबाद को फिर बुलाने की जरूरत नहीं है। और दुनिया भर में मशहूर इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा की एक विशेष टीम महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंची, जहां टीम ने कोल्हापुरी चप्पल के कारीगरों से मुलाकात की। जब भी हम भारत की पुरानी और हाथ से बनी चीजों की बात करते हैं तो कोल्हापुरी चप्पल का नाम जरूर जहन में आता है।
ये सिर्फ पैरों में पहनने वाली चप्पल या स्लीपर नहीं है, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, कारीगरों की कड़ी मेहनत और उनके हुनर को भी दिखाती है। आज ये चप्पलें सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसे पहना जाने लगा है। हाल ही में इंटरनेशनल फुटवेयर ब्रांड प्राडा के समर शो में कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन से प्रेरित चप्पलों को फीचर किया गया था, जिससे विवाद बढ़ा तो प्राडा की टीम कोल्हापुरी चप्पल डिजाइन को लेकर कारीगरों से मिलने कोल्हापुर पहुंच गई। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से प्राडा की 6 सदस्यीय टीम ने कोल्हापुरी चप्पल की कारीगरी को करीब से देखा और कारीगरों से मुलाकात की। प्राडा की टीम कोल्हापुरी चप्पल की अनगिनत वैरायटी और बारीक कारीगरी देख दंग रह गई। टीम ने यह भी माना कि उनके डिजाइन कोल्हापुरी शिल्प से प्रेरित थे। कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुर के कारीगरों से सीधे प्राडा खरीदी करे, जिसका फायदा यहाँ के कारीगरों को, ऐसी भूमिका चैम्बर ने उनके साथ हुई वीडियो मीटिंग में रखी थी। प्राडा ने हमारी विनती स्वीकार करके आज प्राडा की ग्लोबल जो टेक्निकल टीम है वो कोल्हापुर में आई है। और सीबीएसई का सभी स्कूलों को निर्देश, सीबीएसई स्कूलों में ऑयल बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मोटापे की समस्या को देखते हुए ये निर्देश जारी हुए हैं। खाने में तेल की मात्रा पर जागरूकता फैलाई जाएगी, सीबीएसई की तरफ से कहा गया है। साथ ही सरकारी दस्तावेजों पर मोटापे से बचाव के संदेश प्रिंट होंगे और स्वस्थ भोजन, व्यायाम को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, ये एक बड़ी जानकारी है, सीबीएसई की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्यों में इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से भारत में बढ़ता मोटापा एक बड़ी समस्या है और स्कूलों में खास तौर पर अब तैयारी है इस समस्या से निपटने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगाए गए ऑयल बोर्ड, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुआ था निर्देश। मोटापे को लेकर जागरूक करना इसका उद्देश्य है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश जारी किए थे और अब जगह जगह ऑयल बोर्ड्स लगने लगे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी ऑयल बोर्ड लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। देखिए, ये तस्वीरें लगाई गई हैं, इस तरह के ऑयल बोर्ड लगाए गए हैं और इसमें दरअसल ये बताने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा ऑयली फूड खाने से आपके स्वास्थ्य को कितना नुकसान हो सकता है।